कंप्लीट कंसेप्ट आपके सामने होगा नीड डेयर को लेकर कि कैसे हमें इन्हें पहचानना है, कैसे ये एक्ट करेंगे स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए पहला मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही नीड्स टू गो देयर। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ he need to go there। ठीक है, चलिए ये क्लास हमारी यहाँ से शुरू है। तो हमें आज जो यहाँ पे पढ़ना है, मैंने आपके सामने दो स्टेटमेंट लिख दिए हैं। दो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आज हमें पढ़ना है कि नीड या डेयर स्टेटमेंट में एक्ट कैसे करते हैं, कैसे काम करेंगे स्टेटमेंट में। देखिए पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है। गलत किसकी वजह से हो गया, ये गलत हो गया टू की वजह से। ये ऐसे होना चाहिए था ही नीड गो देयर। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों किया और वो सही मैंने क्यों कर दिया, तो इस बात का पहचान करने के लिए देखो आज हम समझ लेते हैं थोड़ा नीड और डेयर के बारे में। देखिए जो नीड होता है ना, इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, टू हैव रिक्वायरमेंट्स, या मैं सीधी सी बात करूं तो रिक्वायर, जिसे आप आवश्यकता बोल देते हैं, जो भी बोला जाता है, ये इसका मीनिंग होता है। जो हमारा डेयर होगा इसके अपने दो मीनिंग निकल के आएंगे। एक तो निकल के आएगा टू बी करेजियस, जिसे आप क्या बोलते हैं, साहसी, और एक इसका मीनिंग होगा चैलेंज करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए इनके मीनिंग दोनों के। भाई नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, ठीक है, या आवश्यक होना। और जो डेयर होता है इसका मतलब क्या होता है, साहसी होना या फिर चैलेंज करना किसी को। अब मेन बात क्या है इनमें, मीनिंग तो हमने समझ ली इनके। तो नीड या डेयर जो होंगे ना स्टेटमेंट में, ये हमारे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से काम करते हैं। ठीक है, जो नीड और डेयर होंगे ये स्टेटमेंट में मेन वर्ब भी होंगे और ये मेन वर्ब के अलावा क्या होंगे स्टेटमेंट में, हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, जिसे आप क्या बोल देते हो, ऑक्सिलरी वर्ब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब वही वर्ब होता है जो हेल्प करती हैं। इसका मतलब जब ये स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब होंगे तो मेन वर्ब के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, और जब मेन वर्ब होंगे तो इसके बाद जो अदर वर्ब वहाँ पे लिखी होगी वो मेन वर्ब नहीं होगी, वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। वो क्या होगा, इन्फिनेटिव। तो जब भी ये मेन वर्ब हो, ठीक है ना, तो याद रखना इनके साथ में इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव कौन सा, बेयर नहीं, टू लगा के आपको वो लिखना होता है जब ये मेन वर्ब होंगे। जब नीड या डेयर मेन वर्ब होंगे तो इनके साथ में जो आप वर्ब मेंशन करते हैं वो आपको कैसे लिखनी पड़ती है, इन्फिनेटिव के रूप में टू लगा के। क्लियर है। लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप उसके बाद ना जो वर्ब लिखेंगे वो विदाउट टू लिखेंगे, विदाउट टू। विदाउट टू क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या होगी, वहाँ पे मेन वर्ब होगी, तो मेन वर्ब के साथ ही लिखोगे। आप ऐसे समझना, अगर मैं कहने लगूँ ही कैन टू गो टू स्कूल, तो ये क्या है भाई, भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो मेन वर्ब का है भाई। स्टेटमेंट में यदि हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो मेन वर्ब होगी तभी तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब मेन वर्ब तो ये है। अब जब मेन वर्ब है तो आप इन्फिनेटिव क्यों लग रहे हो, क्योंकि इन्फिनेटिव कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है। वो मेन वर्ब को छोड़कर जो दूसरी वर्ब हमारी लिखी हुई है वो इन्फिनेटिव होता है हमारा। ठीक है, यानी कि अदर देन मेन वर्ब, ये इन्फिनेटिव होता है। अब आपको करना यही है कि हमें बस यहाँ पे ये पहचानना है कि नीड हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। यदि इतनी समझ में हमारे बात आ जाए तो फिर उसके बाद लिखी गई वर्ब चेक कर लीजिएगा कि वो इन्फिनेटिव के रूप में आएगा या फिर मेन वर्ब के रूप में आएगा। टू लगाओगे या टू हटाओगे, बात क्लियर है। टू लगाना है या टू हटाना है नीड या डेयर के बाद दी गई वर्ब से, वो डिपेंड करेगा जब हम नीड या डेयर को पहचान लेंगे। अब दूसरी बात, जब भी नीड या डेयर हेल्पिंग वर्ब होंगी, ठीक है, तो इनके साथ में कभी भी आप एस का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, एस का यूज आप नहीं करेंगे जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। मेन वर्ब होंगे तो हो जाएगा यूज, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब होंगे तो आप इसके साथ में किसका यूज ना करें, सॉरी, एस का यूज आप
ना करें। तो ये बात हमें समझ में आई, सिंपल सी बात है, मेन वर्ब भी होंगे और हेल्पिंग वर्ब भी होंगे स्टेटमेंट में। जब ये मेन वर्ब हो तो इनके बाद इन्फिनेटिव लिखा जाए टू लगा के, ठीक है। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो जो वर्ब आप लिखे हो मेन वर्ब होगी तो टू हटा दीजिएगा वहाँ से। चलिए अब अपने स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। बस इतनी सी बात थी इनके लिए इतनी ही बात थी समझने के लिए। ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमें भी पता है कि ये जो नीड है ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अच्छा, जो टू को यहाँ पे लिखा हुआ ये इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब नहीं है। अच्छा, इन्फिनेटिव जो होते हैं वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं हमारे, भाई मेनली नाउन होते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, नाउन होते हैं जो कि इसका ऑब्जेक्ट बन के लिखा हुआ है। अगर मैं कहने लगूँ ही नीड्स, तो मैं कहूँगा व्हाट डज ही नीड, भाई क्या नीड है जाने की। तो ये जो टू को हमने लिखा हुआ है ना, आप इसे ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इसका है इन्फिनेटिव, तो हमने इस नीड के बाद में से टू लगा के लिख दिया क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। लेकिन यदि आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें जो ये नीड लिखा हुआ है, यदि ये वाकई में मेन वर्ब होता, यदि ये मेन वर्ब होता तो इसमें भी एस लिखा गया होता, इसमें भी क्या लिखा गया होता, एस लिखा गया होता, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब थी। अच्छा, मेन वर्ब थी तो हमने इसमें से क्या हटा दिया, टू, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है। निगेटिव में बड़ी आसानी से पहचान में आ जाते हैं ये, देखिए कैसे। मैंने लिखा शी डज नॉट डेयर गो इन द डार्क। फिर मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं यहां पे, शी डेयर नॉट टू गो इन द डार्क। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है इस स्टेटमेंट्स में कि आपको नीड या डेयर को देख के सबसे पहला काम ये कि आप उन्हें पहचान पाएँ कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। यदि आप इतना पहचान पा रहे हैं तो फिर बाद वाली वर्ब को आपको चेक करना है कि वो इन्फिनेटिव भी बन के लिखा जाए या फिर मेन वर्ब बन के लिखा जाए। अच्छा, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसमें ये आपको भी पता है कि जब हमको नेगेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डज, नोट क्या हो गई हमारी, निगेट करने के लिए एडवर्ब हमने लिखी हुई है, तो ये जो डेयर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेन वर्ब है। अच्छा, जब ये मेन वर्ब है ना तो इससे पहले तो टू मेंशन होना चाहिए था, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, हम टू। तो ये स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट हो जाएगा, शी डज नॉट डेयर टू गो इन द डार्क। लेकिन जब आप सेकंड स्टेटमेंट पे आओगे तो जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है निगेट करने के लिए इस टू गो को, तो इसका मतलब ये जो डेयर यहाँ पे लिखा हुआ है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट लिखते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज नॉट गोइंग देयर, तो जब आप नोट से चेक करते हो ना तो मेन वर्ब यहाँ पे लिखी जाती है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। भाई नोट तो मेन वर्ब के लिए लिखा जाता है। अच्छा, तो ये मेन वर्ब होगी, जब ये मेन वर्ब है तो इससे पहले टू क्यों, तो आप इसे कैसे लिखोगे, गो इन द डार्क। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं इन्हें समझने के लिए, ठीक है। आपको बस इतना ही पहचानना होता है इसमें कि ये मेन वर्ब है या फिर क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, अगर मैं कहने लगूँ ही dared me to fight with her। अच्छा, यहाँ पे इस डेयर का मतलब आप समझ गए, इस डेयर का मतलब यहाँ पे टू चैलेंज है कि उसने मुझको चैलेंज किया कि उससे फाइट करने के लिए। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, ठीक है। क्योंकि ये मेन वर्ब है नहीं तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। जब भी ये मेन वर्ब होंगे तो इनके बाद में इन्फिनेटिव मेंशन किया जाना चाहिए। अब मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट को थोड़ा इंटरोगेटिव बना के। मैंने लिखा डेड ही से सो, और फिर मैं यहां पे लिख देता हूं भाई उसने ऐसा कहने का साहस किया, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इंटेरोगेटिव है, इन्हें पहचानना है आपको हेल्पिंग वर्ब क्या है। जब आप कोई भी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट लिखते हो तो याद रखना, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या मेंशन की जाती है, हेल्पिंग वर्ब। वो किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव हो, किसी भी तरह का, येस और नो वाला हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, या टाइम, रीजन, मैनर जानने के लिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखे जाएँ, वो यहाँ पे ऐड होते हैं WH फैमिली। तब भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले होती है और मेन वर्ब कहाँ होती है, सब्जेक्ट के
बाद में प्लेस की जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो डेयर है ना, ये सब्जेक्ट से पहले हमने प्लेस किया है, तो ये क्या होगी हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट की, ये होगी हमारी मेन वर्ब। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन जब आप सेकंड वाले पे आएंगे तो आप ध्यान से देखना, देखो मतलब दोनों का सेम रहेगा, चाहे आप उसे हेल्पिंग वर्ब बना के लिख लो उस स्टेटमेंट में, ठीक है ना, चाहे आप उसे मेन वर्ब बना के लिखो, क्लियर है, मीनिंग वही रहेगा। अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये जो डेड हमने लिखा हुआ ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो डेयर हो गया हमारा मेन वर्ब। जब मेन वर्ब है तो ये तो इन्फिनेटिव होना चाहिए था, तो अब आप इसे क्या लिखोगे, टू से। तो ये बात ना बड़ी सिंपल है जहाँ तक मुझे लगता है कि नीड या डेयर को ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको यदि इन्हें पहचान जाए कि मेन वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप अपने आप इसे सही कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात और देखना, यदि मैं कहने लगूं शी नीड्स नॉट टू टॉक टू हिम नाउ, मैंने यहाँ पे लिखा शी नीड्स नॉट टॉक टू हिम नाउ। अच्छा, अब हमें ये बात तो समझ जानी चाहिए कि अब ये भी रट्टा नहीं मारना कि आपने बताया था कि नीड में ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब एक बात तो बताओ मुझे, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जाम में आते जाते रहते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट में लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये जो नोट हमने लिखा हुआ है टॉक के लिए, तो मेन वर्ब तो ये, इसका मतलब ये जो नीड यहाँ पे लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब। तो इतना ही काम हमारा खत्म नहीं होता कि नीड या डेयर को देख के पहचान के और आगे वाली वर्ब को टू लगाएं और टू हटाएं, ये बात नहीं है, वो एग्जामिनर कैसे भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको देगा। अच्छा, जब ये हेल्पिंग वर्ब है ना तो अब आप इसमें ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। नीड या डेयर जब भी हेल्पिंग वर्ब होंगे आप इनमें कभी भी एस मत लगा देना, ठीक है, ये अपनी बेस फॉर्म में रहेंगे जैसे नीड रहता है और डेयर रहता है। बात क्लियर है। अब एक स्टेटमेंट और देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ डेयर यू टू एब्यूज हिम, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाउ डेयर यू टू एब्यूज हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की। अच्छा, मेन बात ये है कि ये है कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पक्की बात है जब हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब होगी। ये एब्यूज जो है ये हमारी मेन वर्ब है, तो आप यहाँ पे क्या नहीं लिख पाएंगे, टू नहीं लिख पाएंगे। यदि मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूँ अपनी तरफ से, हाउ डू यू डेयर एब्यूज हिम, अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे डेयर क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे डू। अब मेन वर्ब क्या है हमारी, डेयर। जब ये मेन वर्ब है तो ये तो मेन वर्ब नहीं है, तो हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा, टू लगा के, और हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ जाएगा एब्यूज। तो इतना ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव हम कब लिखें नीड या डेयर के बाद में और कब ना लिखें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो नीड या डेयर तो उसके बाद मेन वर्ब लिखिए विदाउट टू, लेकिन यदि खुद ये मेन वर्ब हो तो आप क्या लिखेंगे, इनके साथ में इन्फिनेटिव टू का यूज़ कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।